हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक्स के टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो ये है इस प्रश्न के इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस समय समय पर उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को। पहला प्रश्न है, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, फ्रांस निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत हुई। पहला, सामाजिक परिस्थितियाँ। वहाँ सामंतवाद की प्रथा थी जो 3 वर्गों में विभक्त थी, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, सेकेंड स्टेट में कुलीन आते थे और तृतीय स्टेट में अदर लोग आते थे, व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन इत्यादि वर्ग के लोग आते थे। ये केवल तृतीय स्टेट में ही थी जो सभी कर देने को बाध्य थी। जो थर्ड स्टेट था वो कर देने को बाद टैक्स देता था। पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों को सरकार को कर देने से छूट प्राप्त थी। सरकार को कर देने के साथ साथ किसानों को चर्च को भी कर देना पड़ता था, चर्च को भी। ये एक अन्यायपूर्ण स्थिति थी जिसने तृतीय स्टेट के सदस्यों में असंतोष की भावना को बढ़ावा दिया। तो ये था सामाजिक कारण उसका, या सामाजिक परिस्थितियाँ। फिर आर्थिक परिस्थितियाँ देखते हैं। सन 1774 में बूर्बू वंश का लुई 16वां फ्रांस के सिंहासन पर बैठा। उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से शादी की। सत्तारूढ़ होने पर उसे शाही खजाना खाली मिला। सेना का रखरखाव, दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों व विश्वविद्यालयों को चलाने जैसे अपने नियमित खर्च निपटाने के लिए सरकार कर बढ़ाने पर बाध्य हो गई। कर बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को स्टेट के जनरल की सभा बुलाई। प्रत्येक स्टेट की सभा को एक वोट डालने की अनुमति थी। तृतीय स्टेट ने इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट नहीं होना चाहिए। सुझाव दिया प्रत्येक सदस्य का एक होना चाहिए, न कि प्रत्येक स्टेट का। सम्राट ने इस अपील को ठुकरा दिया और तृतीय स्टेट को प्रतिनिधि सदस्य कोई प्रतिनिधि जो विरोध से वो सभा से वॉकआउट कर दिए गए। वॉकआउट मतलब बाहर चले जाना। यानी कि तृतीय स्टेट में सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन हर स्टेट का एक वोट होता था और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग मिलकर 2 वोट हो जाते थे और तृतीय स्टेट का एक वोट पड़ता था। तो हर फैसला किसके पक्ष में आता था? पादरी और कुलीन वर्ग के पक्ष में। और अगर वो सदस्यों की संख्या की बात किया तो तृतीय स्टेट में सदस्य ज़्यादा थे, इसलिए वो सदस्यों की संख्या के हिसाब से वोट डालने का अधिकार मांग रहे थे। इधर क्लियर। तीसरा कारण था, फ्रांसीसी जनसंख्या में बढ़ोतरी के कारण खाद्यान्न की मांग बहुत बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप पाव रोटी, यानी जो हम लोग खाते हैं ब्रेड की तरह होती है, के भाव बढ़ गए थे। बढ़ती कीमतों और अपर्याप्त मजदूरी के कारण अधिकतर जनसंख्या जीविका के आधारभूत साधन भी वहन नहीं कर सकती थी। इससे जीविका संकट उत्पन्न हो गया तथा अमीर और गरीब के मध्य की दूरी बढ़ गई थी। तो ये तीसरा कारण था। अब इसमें देखते हैं चौथा कारण, दार्शनिकों का योगदान। 18वीं सदी के दौरान मध्य वर्ग शिक्षित एवं धनी बनकर उभरा। सामंतवादी समाज द्वारा प्रचारित विशेषाधिकार प्रणाली उनके हितों के विरुद्ध थी। शिक्षित होने के कारण इस वर्ग के सदस्यों, यानी कि जो दार्शनिक थे, उनकी बात फ्रांसीसी और अंग्रेज राजनीतिक और सामाजिक दार्शनिकों द्वारा सुझाए गए समानता और आज़ादी के विभिन्न विचारों तक थी। ये विचार सैलून और काफ़ी घरों में साधारण के बीच चर्चा और वाद विवाद के फलस्वरूप और पुस्तकों और अखबारों के द्वारा लोकप्रिय हो गए। दार्शनिकों के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैवी सिद्धांत को नकार दिया। अब देखते हैं राजनीतिक कारण। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने मिराबो और अबासिए के नेतृत्व में, ये नाम है, मिराबो और अबासिए के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक वे सम्राट की शक्तियों को सीमित करने व अन्यायपूर्ण विशेषाधिकार वाली सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने वाला संविधान नहीं बनाएंगे, तब तक सभा को भंग नहीं करेंगे। जिस समय राष्ट्रीय सभा संविधान का मसौदा बनाने में व्यस्त थी, उस दौरान सामंतों को विस्थापित करने के लिए बहुत से स्थानीय विद्रोह हुए। इसी बीच खाद्य संकट गहरा गया
और जनसाधारण का गुस्सा गलियों में फूट पड़ा। 14 जुलाई को सम्राट ने सैन्य टुकड़ियों को पेरिस में प्रवेश करने के आदेश दिए, जिसके प्रत्युत्तर में सैकड़ों क्रुद्ध पुरुषों और महिलाओं ने स्वयं की सशस्त्र टुकड़ियाँ बना ली। ऐसे ही लोगों की एक सेना ने ब्रास्तील दुर्ग को ब्रास्तील किले की जेल में जाकर और उसको नष्ट कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ। अब लास्ट कारण था सम्राट लुई 16वां। सम्राट लुई 16वां और उसकी रानी एतायनेत ने अपने विलासतापूर्ण जीवन और खर्चीले तौर तरीकों पर काफ़ी धन बर्बाद किया। उच्च पद आमतौर पर बेचे जाते थे। प्रशासन भ्रष्ट था और प्रत्येक विभाग के अपने ही कानून थे। किसी एक समान प्रणाली के भाव में चारों ओर भ्रम का वातावरण था। लोग प्रशासन की इस दूसरी प्रणाली से तंग आ चुके थे तथा इसे बदलना चाहते थे। तो ये था पहले का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रांसीसी समाज के कौन से समूहों को क्रांति से लाभ हुआ, कौन से समूहों को शक्ति त्यागने पर बाध्य किया गया, यानी जो क्रांति हुई उसके बाद किसको लाभ हुआ, कौन से समूहों को शक्ति त्यागनी पड़ी और कौन से वर्ग को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी। तो देखते हैं। तृतीय स्टेट के धनी सदस्यों यानी मध्यम वर्ग, जो साधारण वर्ग में भी जो मिडिल क्लास होता है उसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है किसी भी क्रांति से। इन समूहों में किसान, मजदूर, छोटे अधिकारीगण, वकील, अध्यापक, डॉक्टर, व्यवसायी शामिल थे। पहले इन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे। वह पादरियों और कुलीन लोगों को उन्हें हर कदम पर सदैव अपमानित किया जाता था, किंतु क्रांति के बाद उनके समाज के उच्च वर्ग के समान व्यवहार के उनके साथ समाज के उच्च वर्ग के अनुसार व्यवहार किया जाने लगा। पादरियों और कुलीनों की शक्ति त्यागने पर बाध्य होना पड़ा और उनसे सभी विशेष अधिकार छीन लिए गए। समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों और महिलाओं को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी, क्योंकि क्रांति के बाद समानता की प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुई थी। तो ये इसका उत्तर था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और आराम से नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं और 20वीं सदी के विश्व के लोगों को कौन सी विरासत मिली। अब इसमें देखते हैं कौन सी इनको विरासत मिली है। तो इसमें विरासत कौन कौन सी मिली है 19वीं और 20वीं शताब्दी में, जबकि फ्रांस की क्रांति आपको पता है 1789 में कंप्लीट हुई थी। तो ये लगभग 19वीं सदी और 20वीं सदी के लोगों को लिए एक नज़ीर बन गई। तो पहला इसका उत्तर देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। दूसरा, ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि आज़ादी, समानता और भाईचारे जैसे विचारों को अपनाया। 19वीं व 20वीं सदी के प्रत्येक देश के लोगों के लिए ये विचार आधारभूत सिद्धांत बन गए, यानी बेसिक प्रिंसिपल्स बन गए। तीसरा पॉइंट था, इसने यूरोप के लगभग सभी देशों व दक्षिण अमेरिका से प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया। इसने यूरोप के विभिन्न स्थानों पर घटित सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की शुरुआत की। अगला पॉइंट है, इसने मनमाने तरीके से चल रहे शासन का अंत किया और यूरोप और विश्व के अन्य भागों में के लोगों में लोकतंत्र के विचार का विकास किया। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है, इसने सभी नागरिकों के समान अधिकार की अवधारणा का प्रचार किया और बाद में कानून के समक्ष लोगों की समानता की धारणा बनी। इसने राष्ट्र की आधुनिक अर्थ दिया, राष्ट्रवादी अवधारणा को बढ़ावा दिया। इसने पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली में लोगों को अपने देश में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हेतु प्रेरित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्रांति ने जनता की आवाज़ को सहारा दिया और दैवीय अधिकार के धारणा, सामंती विशेषाधिकार, दास प्रथा एवं नियंत्रण को समाप्त करके योग्यता को सामाजिक उत्थान का आधार बनाना चाहते थे इस क्रांति से। और लास्ट पॉइंट है, राजा राम मोहन राय जैसे नेता फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रचारित राजशाही और निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रचारित प्रचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव विश्व भर में जन आंदोलन का प्रारंभ और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना के उदय होना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके कर लेना है। तीसरे का ये 2 बार में स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं इजी में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उन लोकतांत्रिक अधिकारियों को सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है, जो आज भी हमें पास हैं। उत्तर है इसका, वे लोकतांत्रिक अधिकार जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ वो इस प्रकार है। पहला, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। दूसरा, समानता का अधिकार। तीसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर देखते हैं,
एकत्र होने और संगठन बनाने का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इनमें से ज़्यादातर आज हमारे संविधान में भी हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए 5वां प्रश्न, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश अंतर्विरोध से घिरे हुए थे? इसका उत्तर है पुरुषों और नागरिकों के अधिकारों का इतने विशाल स्तर पर सार्वभौमिक अधिकारों को खाका तैयार करने का विश्व में शायद प्रथम प्रयास था। इसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के 3 मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया। सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे सिद्धांतों को अपनाया गया, किंतु ये सत्य है कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश विरोधाभासों से घिरा था। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कई आदर्श संदिग्ध अर्थों से भरे पड़े थे। कौन कौन से पॉइंट थे जिनमें थोड़ा सा डाउट था? तो पहला पॉइंट है घोषणा में, यानी कि जो डिक्लेरेशन किया गया तो उसमें क्या कहा गया था? कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है, किंतु जब फ्रांस एक संवैधानिक राष्ट्र बना तो उसने लगभग 30 लाख नागरिक, जिसमें 65 वर्ष से कम आयु के पुरुष और महिलाएं शामिल थे, उन्हें बिल्कुल भी वोट नहीं डालने दिया गया। ठीक है, 25 वर्ष से ऊपर के लोगों को डालने दिया गया, नीचे नहीं दिया गया। तो वो लोग तो उनका प्रतिनिधित्व तो गायब हो गया। दूसरा पॉइंट था फ्रांस ने उपनिवेशों पर कब्जा करना और उसकी संख्या बढ़ाना जारी रखा, यानी आपने बातें अच्छी की लेकिन काम वही किया। तीसरा पॉइंट था फ्रांस में 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक दास प्रथा जारी रही। ये भी एक गलत बात थी कि वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात थी लेकिन दास प्रथा जारी रही। दूसरे देशों पर कब्जे करने के लिए उपनिवेश पर बनाने शुरू रखे, तो बात वही हो गई कि कहा कुछ किया कुछ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, बस ये है क्वेश्चन नंबर 6। नेपोलियन के उदय का आप कैसे वर्णन करेंगे? तो देखिए इसका उत्तर है सन 1796 में निर्देशिका के पतन, यानी डायरेक्टरी, जो एक डायरेक्टरी क्या थी, जो कि शासन करने का एक मंडल था, शासन मंडल था जिसमें कई सदस्य थे, वो करते थे। पतन के बाद नेपोलियन का उदय हुआ। निर्देशकों का प्राय विधानसभाओं से झगड़ा होता रहता था, जो बाद में उन्हें बर्खास्त करने का प्रयास करती थी। निर्देशिका राजनीतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर थी, अतः नेपोलियन सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हुआ। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना दिया। वो पड़ोसी यूरोपीय देशों पर विजय करने निकल पड़ा, राजवंशों को हटाया और साम्राज्यों को जन्म दिया। इससे उसने अपने परिवार के सदस्यों को आरूढ़ किया, यानी कि जो भी राज्य जीता उसमें अपने किसी न किसी परिवार के लोगों को शासक बना दिया। उसने अपनी निजी संपत्ति की सुरक्षा जैसे कानून बनाए, दशमलव प्रणाली पर आधारित नाप तोल की समान पद्धति शुरू की। अंततः 1815 में वाटरलू में उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये था आपका चैप्टर, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। ये चैप्टर था हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, क्लास 9 NCERT बुक्स, फ्रांसीसी क्रांति। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें, और इनसे आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जिससे कि, और मैं तो कहूँगा आप नोट्स ज़रूर तैयार करें, जिससे आपको फ्यूचर में जब एग्ज़ाम हो तो आपको काम आए। आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इस प्रकार के एजुकेशनल और कैरियर संबंधित वीडियो समय समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।